हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हिस्ट्री का राजपूत वंश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजपूत वंश जो है इसमें एक दो वंश नहीं है, कई सारे वंश हैं। मतलब लगभग 7-8 वंश आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो अगर मोटा मोटा देखें तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में इनका उदय होता है। 15वीं मान सकते हैं या फिर इसको कहें तो 12वीं से लेकर 13वीं। कुछ कुछ वंश जो है 15वीं 16वीं तक गए हैं। ठीक है, और सिसोदिया वंश तो 17वीं शताब्दी तक गया है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग विस्तार है, पर जो मेन जो टाइम है वो 7वीं से लेकर के है 15वीं शताब्दी तक के बीच में है। ठीक है, पहला वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो टाइमिंग थी, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं बता देती हूँ। ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में इनका शासनकाल था। 8वीं शताब्दी से मतलब है 700। ठीक है, 700 से लेकर 800 के बीच की टाइमिंग। ठीक है, 8वीं शताब्दी जो मतलब शताब्दी में एक पीछे ही रहता है। ठीक, 8वीं से लेकर के 11वीं तक इनका टाइमिंग था। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था मालवा में शासन करता था। अगर ये आप इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पे जो है मालवा का ये जगह है, मालवा इस टाइम में। ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह वाला जो जगह था। ओके, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज किस शासन के थे, किस वंश के थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में कुछ खास बातें हैं। जैसे मिहिर भोज ने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई और वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उसी विष्णु भक्ति में उन्होंने वराह की उपाधि ली थी। ठीक, किसकी उपाधि? वराह की उपाधि ली थी। और इस वंश के अंतिम जो शासक थे प्रतिहार वंश के, वो थे यशपाल। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। हाँ, आपको इसमें ये पढ़ना है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रतापी था, किसने कितने टाइम तक शासन किया था, ये सारी चीज़ें। तो हम डिटेल में ज़्यादा नहीं चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिहार वंश देख लिया हमने। अब हम चलते हैं गहलवाड़ वंश। ठीक है, गहलवाड़ वंश या फिर राठौर वंश इनको बोला जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव। ठीक, और इनका जो शासन था ये वाराणसी में था। ये हमारा जो यूपी है, ये रीजन जो है ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें तो ये वाला रीजन जो यूपी है, यहाँ पे जो बनारसी है, बनारस जो आज के समय में है, तो वहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी। और इसमें सबसे जो प्रतापी शासक जो था वो गोविंद चंद्र था। ठीक, और इनके बारे में कुछ खास बातें हमको देख लेनी है। जैसे कि इनकी पत्नी जो कुमार देवी थी, उन्होंने जो बिहार में जो सारनाथ है बिहार में, वहाँ धर्मचक्र जो बनवाया था। ठीक है, सारनाथ में धर्मचक्र बिहार बनवाया था। अब बिहार आप सोच रहे होंगे क्या? बिहार जो होता था, जो चैत्या होता था ना, इस तरह से बौद्ध धर्म में जो पूजा होती है, तो ये बिहार होता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे उपासक जो हैं रहते हैं, अपनी आश्रय लेते हैं वहाँ पे, और चैत्य में पूजा होती है, यहाँ पे सारे उपासक अपना रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है बिहार। तो ये इनके बारे में चर्चित तथ्य है कि गोविंद चंद्र की पत्नी ने, कुमार देवी ने जो है ये बनवाया था। ठीक है, अब गहलवाड़ वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? जयचंद। एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, गहलवाड़ वंश में सब में आपको चंद तो मिल ही जाएगा, चंद्र ये मिल ही जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक है याद रहने के लिए। इसके अंतिम शासक कौन थे? जयचंद थे। ये वही जयचंद हैं जिनकी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपहरण किया था उनके स्वयंवर से। ठीक है, 1194 में जो है चंदावर का जब युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने जो है इनकी हत्या कर दी थी उसमें, जयचंद की। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान से भी तो इनकी लड़ाई हुई थी गोरी की 1191 और 92 में। ठीक है, 1191-92 में फाइनली गोरी ने इनकी हत्या कर दी थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे इसमें। तो और 1194 में जब चंदावर का युद्ध हुआ था, तो वो उसमें जयचंद की हत्या कर देता है मोहम्मद गोरी। ठीक,
तो ये हमने देख लिया गहलवाड़ वंश टोटल। ओके, अभी हम देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश बोलते हैं, चाहमान वंश भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक वसुदेव थे। ठीक, इनके संस्थापक थे वसुदेव। और इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक जो थे वो विग्रहराज थे। विग्रहराज 4 विशल देव इनको बोला जाता था। मतलब विग्रहराज अगर लिखते हैं आप, विग्रहराज चतुर्थ, मैंने ऐसे लिखा है, और विशल देव इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये इसके सबसे शक्तिशाली राजा थे। और विग्रहराज जो थे वो अर्णोराज के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने जो विग्रहराज 4th विशल देव हैं, इन्होंने हरिकेल कोई ग्रंथ था उसकी रचना की थी संस्कृत भाषा में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, ठीक है, जो बाद में जो है मस्जिद बन जाता है सल्तनत काल के समय में, उनको बना देता है, मुस्लिम शासकों ने बना दिया होता है और 2.5 दिन के झोपड़ा को मस्जिद। तो सबसे पहले विग्रहराज 4th ने ही इसे बनाया था 2.5 दिन के झोपड़े को। ठीक है, एक स्कूल की तरह बनाया था इन्होंने इसको। उसका नाम रखा था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, ये एक फैक्ट हो गया। पृथ्वीराज 3rd इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, चाहवान वंश के। अब ये मत सोचिएगा कि वो पृथ्वीराज, सॉरी हाँ ये वही पृथ्वीराज हैं। तो पृथ्वीराज 3rd जो है इसके अंतिम शासक थे। ठीक, चंद्रबरदाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। और ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि चंद्रबरदाई ने जो है, और ये किसके राज कवि थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज 3rd के ये राज कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासों की जो है रचना की थी। ठीक है, पृथ्वीराज 3rd जो है उन्होंने रणथंभौर का जैन मंदिर बनाया था। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है ना, वहाँ का जैन मंदिर उन्होंने बनवाया था। तो इससे पता चलता है इन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया था। और पृथ्वीराज चौहान जो 3rd थे, इन्हीं के साथ ही मोहम्मद गोरी का जो है तराइन का युद्ध होता है। ठीक है, तराइन में। ठीक, तो तराइन फर्स्ट जब हुआ रहता है 1191 में, तो उसमें तो पृथ्वीराज जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाता है। पर इसके बाद ये ढीले पड़ जाते हैं। पृथ्वीराज 3rd सोचते हैं कि अब क्या, पर तराइन 2nd होता है और इसमें ये बहुत एक तरह से कहते हैं कमर कस के आता है मोहम्मद गोरी और फाइनली जीत जाता है ये। ठीक, तो ये हमने देख लिया चौहान वंश, चाहमान या फिर चौहान वंश हमने ख़त्म कर लिया। अब परमार वंश देखते हैं। परमार वंश के जो संस्थापक थे वे उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज। और इस वंश की जो राजधानी थी, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी अपने शासन की, अपने राज्य की, वो थी धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी। और इसमें सबसे शक्तिशाली राजा थे राजा भोज। एक इसके पहले हम एक देखा था हमने गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज, तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे हमने मिहिर भोज देखा था, तो ये गुर्जर प्रतिहार में है। ठीक है, और अभी जो हम देख रहे हैं परमार में देख रहे हैं, तो इनका नाम है राजा भोज। तो भोज से डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, राजा भोज बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्होंने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया था, कह सकते हैं। ये चिकित्सा में भी बहुत अच्छे थे, उसका भी बहुत विकास किया। गणित, व्याकरण, ग्रंथ भी ये लिखे खुद। भोजपुर झील का निर्माण कराया इन्होंने भोपाल के दक्षिण में। ठीक है, और नैषधीय चरित इसकी रचना की थी श्रीहर्ष ने। ठीक, ये इनके जो दरबार में रहते थे लोग, तो उसमें एक श्रीहर्ष करके थे, उन्होंने नैषधीय चरित की रचना की। उसी तरह से नव साहस संग चरित इसकी रचना पद्मगुप्त ने की थी। ठीक, प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की थी और 10 रूपक की रचना धनंजय ने की थी। होप सो ये पूछे, अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, बट 1-2 बार आप देखेंगे तो नाम भी मैच हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन रहेंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और राजा भोज जो थे उन्होंने कविराज की उपाधि ली थी। आप समझ सकते हैं, जो खुद ही ये इतना कुछ लिखे हैं, इतने सारे ग्रंथ वगैरह खुद ही लिखे हैं, इतने विद्वान इंसान हैं, तो क्यों न ले फिर ये कविराज की उपाधि। तो इन्होंने कविराज की उपाधि ली थी। सरस्वती मंदिर बनवाया था और त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था इन्होंने। ओके, तो हमने यहाँ जो है परमार वंश खत्म कर लिया। ओके, कंप्लीट हो गई हमारी परमार वंश। अब हम चंदेल वंश देखते हैं। एक चीज़
मिस हो रही है यहाँ पे, रुकिए हम बता देते हैं। जैसे गुर्जर प्रतिहार मैंने बताया था कि ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में थी, 11वीं शताब्दी के बीच में। उसी तरह से गढ़वाल वंश जो था ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में थी। ठीक, मैं भी क्रम में पूछ दे कि क्रम सजाइए कौन कब आया था, तो इसमें आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है इससे। तो गढ़वाल वंश जो है 11 से 12वीं शताब्दी के बीच में थी। ओके, और चाहमान वंश जो है, चौहान वंश, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी में है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, तो चौहान वंश 7वीं से 12वीं शताब्दी में है। और 1 मिनट, जो परमार वंश है, परमार वंश जो था ये 7वीं से 14वीं शताब्दी तक चला था। तो इसको आप ये देखिए ज़्यादा समय तक चला है, 14वीं शताब्दी तक गया परमार वंश। ये राजा भोज वाला। हाँ, ये अब चंदेल वंश के बारे में हम देखते हैं। तो चंदेल वंश का भी समय बता देती हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, चंदेल वंश जो था ये भी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला था, 700 से लेके 1100 के बीच में। हाँ, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये था चंदेल वंश। अब हम चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चंदेल वंश पहले तो शासन कहाँ था इसका? बुंदेलखंड में। प्रतिहार वंश जो चल रहा था ना, तो प्रतिहार के बाद ये लोग आए थे। प्रतिहार एक तरह से 8वीं से 11वीं तक था प्रतिहार, तो धीरे धीरे ख़त्म हुआ होगा, छीड़ हुआ होगा, तो ये 8वीं से 12वीं तक तो थे। तो जो भी अब शासन इनका ख़त्म, तो इनकी जगह जो आ गए चंदेल आ गए, है ना। तो चंदेल का शासन बुंदेलखंड में था। और इसके संस्थापक कौन थे इस वंश के? नन्नूक। 831 ईस्वी में इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी इनके शासन की? वो थी खजुराहो। ठीक, और पहले जो चंदेल वंश की राजधानी थी वो कलिंजर हुआ करती थी। बट जब इसमें धंग राजा आते हैं, एक राजा थे इसमें बने थे राजा धंग, तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो शिफ्ट कर दी, है ना। खजुराहो शिफ्ट कर दी थी इन्होंने। तो ये भी एक पॉइंट है। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और इनके बारे में 1-2 फैक्ट है कि इन्होंने देवपाल को हराया था। और खजुराहो की विष्णु मंदिर जो थी, उसमें से विष्णु मंदिर की प्रतिमा को किसी ने हटाया था, तो फिर इन्होंने क्या किया, उसमें विष्णु प्रतिमा को स्थापित किया था। किसने? यशोवर्मन, जो कि चंदेल वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे। ओके, अब राजा धंग जो थे, जिन्होंने कलिंजर से खजुराहो तक राजधानी को चेंज किया था, उन्होंने क्या क्या किया? तो उन्होंने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर बनवाए थे। ओके, चंदेल वंश के थे ये। और तो यही पूछा बार बार क्वेश्चन भी ये आता है कि खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। तो जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ जो है राजा धंग ने ये सारे मंदिर बनवाए थे। इस वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, वो कौन था? परमार्दी देव। हाँ, परमार्दी देव जो है इसका अंतिम शासक था। और इन्हीं के दरबार में अल्लाह उदल जो थे ये सेनानायक हुआ करते थे। अल्लाह उदल के बारे में एक और फैक्ट है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था, और युद्ध में इन्होंने जान भी गंवा दी थी अपनी। ठीक है, अल्लाह उदल ने। चलिए अब हम सोलंकी वंश देख लेते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश भी ये हैं, इनको बोलते हैं। तो इनके संस्थापक जो थे कौन थे? मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे सोलंकी वंश के। और इसकी राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ में इनकी राजधानी थी। और इसमें एक शासक थे भीम प्रथम बोल सकते हैं। तो गजनी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया था, तो उस समय जो है इन्हीं का शासन चल रहा था, भीम प्रथम का। तो गुजरात के साइड में है ना, गुजरात के साइड में ही तो सोमनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो जब महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त किसका शासन था? भीम प्रथम का शासन था। ठीक है, और भीम प्रथम ने जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बनवाया था। है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? सोलंकी वंश के भीम प्रथम ने बनवाया था। ओके, इसके सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? जयसिंह। ठीक है, इसके सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे?
जय सिंह थे। सोलंकी राजाओं द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। ओके, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये इन्होंने बनवाया था। उसके बाद से सोलंकी राजाओं ने मोढेरा का जो है सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसके अंतिम शासक कौन थे? तो भीम सेकंड थे। ठीक, भीम प्रथम के टाइम में जो है अटैक हुआ था और भीम सेकंड जो है इसके सोलंकी वंश के अंतिम शासक थे। इनके बारे में एक खास बात है कि इनके एक जो सामंत थे भीम सेकंड के राज्य में जो काम करते थे, एक सामंत जो थे लवण प्रसाद, उन्होंने गुजरात के वघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जब कोई राज्य बिखर जाता था तो उसमें कोई सामंत होता था, कोई कुछ होता था, कोई छोटे अधिकारी होते थे, तो वो कहीं कहीं दूसरे जगह पे जाके अपना साम्राज्य बना लेते थे, उससे एक नया ही वंश बन जाता था। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी इनके सामंत जो थे लवण प्रसाद, तो उन्होंने बघेल वंश की स्थापना की थी गुजरात में जाके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोलंकी वंश कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से कलचुरी या चीदी वंश, तो कलचुरी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना कोकल ने की थी। ठीक, कोकल ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? त्रिपुरी। ठीक, तो त्रिपुरी इन्होंने राजधानी बनाई थी और इनके सबसे शक्तिशाली शासक जो थे गांगेय देव थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और स्टार्टिंग में उन्होंने की थी। तो गांगेय देव ने जो है इसकी उपाधि ली थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सबसे महान शासक जो थे वो कर्णदेव थे। ठीक, कर्णदेव थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। पहले के महाराजा जो थे वो लोग कुछ विजय प्राप्त करते थे, उसके बाद कुछ ना कुछ उपाधि बनाते थे अपने लिए, कोई नाम ग्रहण करते थे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्णदेव ने किसकी उपाधि ली थी? त्रिकलिंगाधिपति। क्यों ली थी? क्योंकि इन्होंने कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की थी। देखिए कलिंगा इसमें दिख रहा है आपको, त्रिकलिंगा, तो इसमें कलिंगा दिख रहा है और कलिंग पर विजय, तो इससे थोड़ा ट्रिक बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, और इसमें प्रसिद्ध कवि जो थे इनके राज दरबार के जो है कलचुरी वंश के जो थे वो राजशेखर थे। ठीक, अब हम देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश वही है, इसी सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप थे। ठीक है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये लोग जो थे सिसोदिया वंश के ही थे। इसकी समय कब से थी? इसकी टाइमिंग जो थी वो 7वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब 800 से लेकर के 1600 तक के टाइम में सिसोदिया वंश चला था। सबसे लंबा टाइम सिसोदिया वंश वालों ने अपना शासन रखा था। ठीक है, इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता था, ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। मेवाड़ पर इनका शासन था। ठीक है, मेवाड़ के ही ये मूल थे और इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है, और राणा कुंभा ने, इस शासन के राणा कुंभा जो थे, उन्होंने अपनी जो विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था जो कि चित्तौड़ में था। ठीक है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। और इस वंश की एक और ख़ास बात यह है, खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसकी और भी चीज़ आप जान सकते हैं कि इसी में महाराणा प्रताप भी थे। तो जब हम मुग़ल वाला पोर्शन करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एक और मैंने यहाँ भी टाइमिंग नहीं आनी बताई है, भूल गई मैं यहाँ पे। फिर सोलंकी वंश का जो समय था वो 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक था। ठीक है, सोलंकी वंश। और कलचुरी वंश जो था ये आपका 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास था। हाँ, कलचुरी वंश यूपी में ही इधर देखने को मिलता है। 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में इसका शासन चला था। तो यहाँ हमने पूरा राजपूत वंश कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।